हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। कैसे हैं सभी लोग? चलिए भाई दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपने एग्ज़ाम में तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब तो पेपर की डेट पता ही है और अब सिर्फ 27 डेज़ बचे हुए हैं आपके पास। और इसी में आपको जो भी करना है, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता है पेपर कि आपका 2 तारीख को है कि 19 तारीख को है, ठीक है। तो इसके बीच में कितने गैप हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। तो आप मान के चलिए कि आपका पेपर 2 तारीख को है, तो आपके पास 27 डेज़ बचे हुए हैं और इन्हीं में हमको जो भी करना है सब कुछ करना है। देखिए अब इसीलिए क्या है कि अब हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियोज़ की संख्या बढ़ाने की सोचा है कि आपको दोपहर 12 बजे तो ये मिल जाएगा और शाम को 5 बजे जो है वो मैं आपको वन वर्ड देने का सोच रहा हूँ कि आपको वन वर्ड मिल जाए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम्स हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपको एग्जैक्टली वहीं के वहीं पे मिल जाएँ कि जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनका वो मिल जाए। क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो प्रीवियस ईयर में सारे के सारे आए हुए होंगे, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो आपको मिल जाए और मैं कोशिश में यही हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें मैं रोज़ के रोज़ प्रोवाइड करा दूँ। 50 उसमें मैं सोच रहा हूँ 50 क्वेश्चंस मैं आपको एक बार में प्रोवाइड करा दूँ, जो कि मैं सोच रहा हूँ 20 से 25 मिनट में मैं ख़त्म करने का सोच रहा हूँ कि ख़त्म कर दूँ और वो आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखा, पॉलिटिशियंस मेक मेनी प्रोमिसेस बट वेरी खाली जगह ऑफ देम आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब यहाँ पे इनका ये है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बहुत से प्रॉमिस करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत थोड़े से प्रॉमिसेस उसमें जो है उस पर इम्प्लीमेंट यानी कि काम किया जाता है, बाकी को क्या कर दिया जाता है, भूल जाते हैं। तो इसमें बेरी का क्या हो जाएगा, फ्यू, बेरी लिटिल, बेरी सम का तो कोई मतलब नहीं, बेरी अ फ्यू का भी कोई मतलब नहीं। तो देखिए बेरी लिटिल और बेरी फ्यू, देखो बेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। होता लिटिल का भी मतलब है कि इसमें मात्रा काउंट कर ली जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे वेरी फ्यू यानी कि क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू यानी कि बहुत कम, जो ना के बराबर होते हैं उन पे इम्प्लीमेंट होता है, बाकी को छोड़ देते हैं। चलिए 27 देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट सेंटेंस हैज़ बीन द एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। अच्छा, डेविड हैव बीन डायलिंग योर नंबर सिंस थर्सडे। अच्छा, चलिए भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेविड हैव बीन। दोस्तों देखिए डेविड हैव बीन लिखा हुआ है, और डेविड क्या है, सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। क्या आ जाएगा, डेविड हैज़ बीन डायलिंग योर नंबर सिंस थर्सडे। बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब सही लिखा हुआ है, यहाँ पे डेविड हैज़ बीन होना चाहिए था। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज़। अच्छा, आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता देंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम किसी से ये चीज़ पूछ रहे हैं तो बहुत ही एक सज्जन से लहजे में पूछते हैं। हम ये नहीं कह सकते ओए मुझे स्टेशन का रास्ता बता, ये नहीं कह सकते ना। मुझे बहुत आसानी से कहना पड़ेगा कि जैसे सर स्टेशन किस साइड पड़ेगा, या भैया स्टेशन किस साइड पड़ेगा। मुझे, हम लोग यही पूछते हैं ना, मतलब एक रेस्पेक्ट दिखानी पड़ती है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट हो नहीं सकता, मस्ट, मे एक बार को हो सकता है, मे यू टेल मी। तो मे का मतलब होता है जब मैं अपने तरफ से कुछ उससे कह रहा हूँ तब मैं मे यू को यूज कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ तो होगा क्या, कुड यू टेल मी, कि आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन का रास्ता किधर से होगा। तो कुड यू टेल मी होना चाहिए था। यहाँ पे अगर ये होता है कि मे आई आस्क यू, तब मे सही होता, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है सामने वाले से। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। देयर वाज अ स्मॉल टेबल, द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक। चलिए, देयर वाज अ स्मॉल टेबल, यहाँ पे एक स्मॉल टेबल है, द बेड, बेड के आसपास होगी क्योंकि बेड के ऊपर और नीचे, उसके ऊपर नीचे या दाएं बाएं, मतलब दाएं बाएं तो हो सकती है लेकिन ऊपर नीचे या उससे जुड़ी हुई तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इनटू और इन तो ख़त्म कर दीजिए कि उसके साथ में इनटू और इन होगा, ठीक। अब टेबल, द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक, जो कि बेड से लगी हुई है, तो बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा। दोस्तों क्या होगा, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है जो बेड से लगी हुई है, बेड के समीप है, ठीक है। बिसाइड्स मतलब के अलग। चलिए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस गिवन बिलो जो नीचे दे रखे हैं उसमें से इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हमको बात करनी है। अच्छा, उसमें से इनडायरेक्ट बताना है। लिखा हुआ है, कैथरीना सैड आई वॉज वॉकिंग अलोंग। अच्छा, ये यहाँ पे डी और ऑप्शन है। चलिए ठीक है भाई, मैं सोचूं सी ही ऑप्शन तक है क्या।
तो क्या लिखा हो, कैथरीना सैड आई वॉज वॉकिंग अलॉन द स्ट्रीट। तो क्या हो जाएगा, कैथरीना सैड दैट। फिर आई की जगह पे कैथरीना क्या है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा सी। फिर वाज था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड बीन वॉकिंग, फिर along द स्ट्रीट। सेकंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये लिखा हो कैथरीन सैड दैट सी, बिल्कुल सही है। हैड बीन वॉकिंग along द स्ट्रीट, बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अच्छा ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। व्हाट चेंज इज रिक्वायर इन द वर्ब ईट, अच्छा ईट में बताना है। आई नेवर ईट फिश ही एक्सप्लेन्ड। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं मछली कभी नहीं खाता, तो क्या हो जाएगा आई नेवर ईट्स हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, आई नेवर ईट्स फिश ही एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, विवोक लिखा हुआ है, विवोक सब के सब स्पेलिंग वही लिखी हुई है, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। और ये पूछा गया है कि इसकी करेक्टली स्पेल जो है क्या हो जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पे जो इसकी करेक्टली, वैसे मिस जो इनकरेक्ट पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछिए करेक्ट। तो करेक्ट में क्या हो जाएगा, VIVOUAC। इसका मतलब होता है जो टेम्परेरी कैंप लगाए जाते हैं, लाइक जैसे सैनिक लोग लगाते हैं। क्या लोग लगाते हैं, कौन, जैसे सैनिक हो गए या माउंटेनर्स होते हैं, क्या करते हैं उन्होंने टेम्परेरी लगाया थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए, सोने सुहाने के लिए या स्टे करने के लिए एक रात के लिए, फिर वहाँ से वो हट गए। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, टेम्परेरी कैंप, जैसे कि सोल्जर्स या माउंटेनर्स लगाते हैं। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड, अच्छा ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु इज़ विक्ड, ही इज़ दोज बॉयज़ हु इज़, अच्छा हु आर लिखा है ऊपर, हु आर है। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु इज़ विक्ड, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़, अच्छा दोज बॉय लिखा है, अच्छा ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड। अच्छा यहाँ पे ये सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, अब हमको इसमें से बताना है कि तो देखो क्या हो जाएगा, ही इज़ वन ऑफ, यहाँ तक तो बिल्कुल सही लिखा है, ही इज़ वह है, वन ऑफ उनमें से, दोज बॉयज़ मतलब एक है उनमें से, उन बॉय लड़कों में से। अब देखो यहाँ पे अगर बॉयज़ आया है तो यहाँ पे हु के बाद में जो है प्लूरल फॉर्म यूज होगी, बिल्कुल सही है, तो प्लूरल फॉर्म यूज हुई है। आर यहाँ पे लिखा हुआ विक्ड, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, फिर वही है, फाइंड आउट करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, अच्छा पंचुएटेड पूछा गया है जो करेक्टली पंचुएट हो। दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, ही इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, अच्छा दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड। अच्छा पहले वाले में देखिए, दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, और दूसरा क्या है, दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। अच्छा दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है, फर्स्ट वाले में फुल स्टॉप नहीं है और सेकंड वाले में क्या है, फुल स्टॉप है। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ये फुल स्टॉप वाला ये सही हो जाएगा। भाई मैं सोचूं ए और बी में तो कोई गलती ही नहीं है। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास अपना ऋण या अपना जो भी पैसा वैसा होता है, जो उधारी ली हुई होती है, उसको चुकाने का उसके पास पैसा ना हो। तो अब जब जिसके पास पैसा ही नहीं होगा, गरीबी हालत में होगा, कंगाली हालत में होगा, तो उसका उसने क्या पूछा है, एंटोनियम यानी कि विलोम पूछा है। तो इसका मतलब जो गरीब होगा, जिसके पास पैसा ही नहीं होगा चुकाने के लिए, तो वो गरीब हो गया। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो बैंकरप्ट, ये भी बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया, ये भी दिवालिया, इसके पास भी पैसा नहीं होगा। फिर वेल्थी, वेल्थी मतलब जो बहुत पैसे वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनियम इंसॉल्वेंट का वेल्थी हो जाएगा। बहुत सरल पूछा गया था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ देयर आर नो एरर मार्क नो एरर। अच्छा, इंडिया हैज़ नेवर अटैक ऑन एनी
कंट्री। अच्छा भाई, इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड, क्योंकि यहाँ पे देखो हैज़ लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो अटैक नहीं अटैक्ड होना चाहिए था। इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म मतलब सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट प्रीपोजिशन, अच्छा प्रीपोजिशन भरनी है। अच्छा भाई, द चिल्ड्रन स्क्विल्ड इन डिलाइट व्हेन दे सॉ ऑल द पेरेंट्स द क्रिसमस ट्री। अच्छा, द चिल्ड्रन स्क्विल्ड इन द डिलाइट व्हेन दे सॉ ऑल द पेरेंट्स इन दी क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री के अंदर तो होगा नहीं, क्रिसमस ट्री से हो, पेरेंट्स जब उन्होंने पेरेंट्स को देखा तो क्रिसमस ट्री से तो नहीं होना चाहिए, फ्रॉम क्रिसमस ट्री से अंडर हो जाएगा, क्रिसमस ट्री के अंडर हो जाएंगे। जो क्रिसमस ट्री होगा उसके अंडर में उन्होंने पेरेंट्स को जब देखा तो बच्चे खुश हो गए थे। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज करेक्ट एक्टिव पेस वॉइस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अच्छा, एक्टिव वॉइस में बताना है। चलिए क्या लिखा हुआ है, हिज प्रॉपर्टी वॉज एग्रीड टू, हिज प्रॉपर्टी वॉज एग्रीड टू, क्या हो जाएगा, टू डी बी डिस्पोज्ड वाई ऑफ वाई हिम। अब हिम दे रखा है तो सिंपल सी बात क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। सभी के पास ही है, हाँ सभी के पास ही है, ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, पूरा सब दिख जाएगा क्योंकि एक्टिव पैसिव में। अच्छा, ऊपर वाला भी तो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या था। अच्छा, तो सभी उसके पास हिम था तो सभी के पास ही है, हाँ सभी के पास दोस्तों ही है। फिर क्या हो जाएगा, ही प्रॉपर्टी वाज एग्रीड। अच्छा, तो देखो ही अब पास्ट में था तो ये तो पास्ट में ही बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड। अब जो डिस्पोज्ड लिखा था ये क्या हो जाएगा, ये डिस्पोज हो जाएगा क्योंकि एग्री को हम लोगों ने एग्रीड कर दिया था, ठीक है, और ये वाज तो हट गया था, ये पास्ट फॉर्म में हो गया था, तो ही एग्रीड टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाई हिम जो था वही ही बन गया था, तो यहाँ पे ये पहला सेंटेंस ही आपके सामने बिल्कुल एग्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती ही नहीं है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इन द सेंटेंस गिवन बिलो। एलेक्स सैड आई विल बी इन जिनेवा ऑन मंडे, क्या है, एलेक्स सैड आई विल बी इन जिनेवा ऑन मंडे, क्या हो जाएगा, एलेक्स सैड, दैट आ जाएगा। फिर एलेक्स कौन है, लड़का है, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, बिल की जगह पे वुड हो जाएगा और बी तो बी ही रहेगा, इन जेनेवा ऑन मंडे, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एलेक्स सैड दैट ही वुड बी जेनेवा ऑन मंडे, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सही है। चलिए फिर देखिए 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। ग्रामेटिकली करेक्ट, अच्छा ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। ही पार्कड अ कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ही पार्कड द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी। अच्छा अच्छा पार्क है इसमें, ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी। दोस्तों देखिए ये द कार वाले जितने भी लिखे हैं ये दोनों सही हैं, इसमें पार्क द कार है, इसको हटाइए, पार्क आ कार है, हटा दीजिए। ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, और इसमें ही पार्क है तो पार्क नहीं हो सकता, ही पार्कड होना चाहिए था, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो है ये सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। द लाइन अ थिंग इज ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ही हैज़ बिन रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कंडीशन में लेके गए हैं इसको, कि क्या लिखा हुआ है, द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर हैज़ बिन रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लिखी गई है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ये किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन कीथ के द्वारा लिखी गई है, जॉन कीथ के द्वारा, तो यहाँ पे जॉन कीथ हो जाएंगे। Point out the active voice of the following sentence. The notice has been altered. अच्छा ये पैसिव वॉइस में बनाना है, एक्टिव ऑफ द पैसिव वॉइस। अच्छा पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा अल्ट्रेशन हैज़ बीन मेड इन दिस नोटिस बाय समवन, समवन हैज़ अल्टर्ड दिस नोटिस,
ऑलरेडी द नोटिस हैज़ बिन अल्टर्ड, द नोटिस हैड बिन अल्टर्ड प्रीवियसली। अच्छा भाई तो देखो द नोटिस हैज़ बिन अल्टर्ड, ये अब अगर किसी ने नोटिस को अल्टर्ड किया है तो इसका मतलब किसी ने किया होगा ना, तो क्या आ जाएगा, समवन हैज़ अल्टर्ड द नोटिस। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, फिर इसके हमको आंसर बताने हैं। देखिए पैराग्राफ कभी भी आप पढ़िए उसको हिंदी पे पलटने की कोशिश कभी मत कीजिए। आपको जैसे कि जैसे लिखा है आप वैसे कि वैसे ही उसको आप दिमाग में छाप के रखिए कि अच्छा यहाँ पे उसने ये कहा था, अच्छा उसने यहाँ पे ये कहा था। क्योंकि देखिए जब आप इंग्लिश से हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा और उसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इसके पीछे कभी मत भागिए कि इंग्लिश की हिंदी निकाल के रखें, फिर क्वेश्चन भी तो आपको इंग्लिश में ही दे रखे हैं ना, उसकी हिंदी तो दे नहीं रखी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। G.W.F. Hegel completely changed the meaning of the civil society, giving rise to a modern liberal understanding of it is a form of market society as opposed to institution of modern nation state. Unlike his predecessors, the leading thinker of Romanticism movement considered civil society as a separate realm, a system of needs. This is the difference which intervenes between family and the state. For legal civil society manifested contradictory force, being the realm of capital intersects interests, there is possibility of conflict and inequalities within it. Man's choice is limited due to those inequalities. Hegel argued that those inequalities lead to more efficiency system on the whole. Karl Marx was a Hegelian. For Marx, civil society was the base of productive force, whereas political society has the superstructure agreeing with the link between capitalism and civil society. Marx held that the latter represents Bourgeoisie held that the latter represent, therefore the state as superstructure also represent the domination class. Marx rejected the positive role of state but put forth by Hegel this native view about civil society was rectified by Antonio Gramsci. Departing from Marx, Gramsci located the civil society in the political superstructure. He underlined the crucial role of civil society as the contributor of cultural and ideological capital rather than possessing it is a problem. Gramsci viewed civil society as the sole site of problem solver. Agreeing with Gramsci, the new left assigned key role to civil society to defend people against state and market. देखिए एक तो ये इकोनॉमिकल है और थोड़ा सा सिविल सोसाइटी से रिलेटेड है, तो इस तरीके के जो पैराग्राफ होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो पैराग्राफ होते हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान देके हमेशा पढ़ना, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन होती है। तो हीगल ने क्या फील किया था, इनइक्वालिटीज़ क्रिएट सिविल सोसाइटी, इनइक्वालिटीज़ विद इन सिविल सोसाइटीज़ ब्रिंग overall efficiency. Men enjoy good choice due to inequalities in civil society. Civil society is divided by inequalities. तो जो हेगल थे उन्होंने क्या फील किया था, उन्होंने फील किया था इनइक्वालिटीज विद इन सिविल सोसाइटी ब्रिंग ओवरऑल इफिशियंसी। ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर मैक्स हैज़ हैगलिन बिकॉज ही क्या था, रिमेंबर्ड हीगल, या हैड द सेम नेशनलिटी एज द ऑफ हीगल, इसके बारे में तो कुछ कहा भी नहीं गया था। डिड नॉट डिफर फ्रॉम हेगल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सिविल सोसाइटी इन टोटो,
अच्छा, एग्रीड विद हेगल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सिविल सोसाइटी एज अ फॉर्म ऑफ मार्केट। हाँ, ये सही था, ना कि ये टोटो वाला। दोनों में बस खाली उसने इतना कह दिया था कि सिविल सोसाइटी इन टोटो, और ये कि एग्रीड विद हेगल्स डिस्क्रिप्शन सिविल सोसाइटी एज द फॉर्म ऑफ मार्केट, ये ऑफ द मार्केट सोसाइटी, तो ये सही था। चलिए फिर देखिए फिर मैक्स क्या लिखा है, कंसीडर्ड, उन्होंने क्या कंसीडर किया था। चलिए देखिए, स्टेट इज वर्गियस विल सिविल सोसाइटी इज नॉट, सिविल सोसाइटी इज वर्गियस विल स्टेट इज नॉट, बोथ सिविल सोसाइटी एंड स्टेट आर इंडिपेंडेंटली वर्गियस, स्टेट इज वर्गियस बिकॉज सिविल सोसाइटी इज इन रिप्रेजेंट। यही जो है, ये बार बार जो वर्ड आया था, ये वहाँ पे जब आया था तो दो रिपीटेड हुआ था, स्टेट इज वर्गेरियस बिकॉज सिविल सोसाइटी इज वर्गेरियस इन दी रिप्रेजेंटेशन, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू, किसके द्वारा, किसके अकॉर्डिंग थी, मार्क्स के, मार्क्स एंड हेगल के, ये ग्रामेस्की एंड मार्क्स के, या हेगल एंड ग्रामेस्की की, तो ग्रामेस्की एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग जो था रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज पॉजिटिव था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, न्यू लिफ्ट सपोर्ट द सिविल सोसाइटी बिकॉज इट क्या था, क्रिएट्स रिफ्ट बिटवीन स्टेट एंड मार्केट, इंगेज डिफेंस लॉयर व्हेन स्टेट अ मार्केट ऑफ ट्रबल्ड पीपल, इज लिंक्ड ऑफ ग्रामेस्की, सपोर्ट्स पीपल इन केस ऑफ ट्रबल फ्रॉम स्टेट और मार्केट। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे स्पोर्ट्स पीपल, सपोर्ट्स पीपल इन केस ऑफ ट्रबल फ्रॉम स्टेट एंड मार्केट, तो ये बिल्कुल सही था यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग जीएस की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है, जीएस 51। चलिए 51 में क्या है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, श्री कलाहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में, हम्पी कहाँ पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है भगवान शिव को मंदिर को समर्पित है, तुंगभद्रा नदी जो है ये उसके दक्षिणी किनारे पर ये स्थित है। चलिए, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो बोधगया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो ये चारों के चारों जो है बुद्ध से मतलब रिलेटेड हैं, लेकिन जो बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो दोस्तों कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व इनको जो है जो परिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो बोध गया में हुई थी। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो उसकी संज्ञा दी जाती है, जो उनका धर्म जो क्या बोलते हैं इसको, जो प्रथम उपदेश था इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, और ये सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। चलिए 53 देखिए, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये जो मुगल काल से जो पुलिस बल के मुखिया को, ये एमटीएस में ही कई बार पूछा जा चुका है। 2017 में भी पूछा गया था, 2019 या नहीं, लॉकडाउन के बाद में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। हाँ बिल्कुल सही है। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है तो कोतवाल, दरोगा, फौजदार या सूबेदार। तो जो मुखिया होता था मुगल काल में पुलिस बल का, उसको कोतवाल कहा जाता था। फिर विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे बना है, तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नदी के किनारे है, गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा नदी। तो ये कहाँ पे बना हुआ है, तुंगभद्रा। लेकिन तुंगभद्रा किसकी जो है राजधानी है, मतलब सॉरी, तुंगभद्रा किससे रिलेटेड नदी है, तो वो कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी, कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की, ठीक है दोस्तों। तो जो तुंगभद्रा हो जाएगी वो कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। चलिए, अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, दो भाई थे, कौन से, हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का, इन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। चलिए, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कब ग्रहण किया गया था, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 1 जनवरी 1948 या 24 जनवरी 1950 को। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जब ये ग्रहण किया गया था तो सन था 1950, तो ये 47 और 48 को आप काट दीजिए। अब आता है 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी को हम जो भारत जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, मतलब भारत जो था वो ये क्या बोला था, 26 जनवरी को
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को, ये तो पता है कि राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी को जो है इसमें ग्रहण किया गया था। तो आप 24 जनवरी 1950 लगाइए अभी के लिए। बाकी और इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर ये 1911 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ये सबसे पहले वहाँ पे गाया गया था। और इसको गाने में कितने सेकंड लगते हैं? तो दोस्तों 52 सेकंड लगते हैं। फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखो, जो सी राजगोपालाचारी थे ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनसे पहले एक और भी गवर्नर जनरल था। तो वो कौन था? तो दोस्तों वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पे पहले यही था, लेकिन फिर उसके बाद में सी गोपालाचारी को बना दिया गया था। चलिए, तो इस तरीके से अब ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतिम, पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल वही थे, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद में तो ये गवर्नर का पद ही समाप्त कर दिया गया था, फिर तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद आ गया था। चलिए, भारत का संविधान लिखा गया था, तो भारत का संविधान कितने दिन में लिखा गया, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो कितने? 2 वर्ष में? नहीं। 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम। हाँ, ऐसा था। 3 वर्ष में नहीं, 3 वर्ष से अधिक समय में नहीं, 2 वर्ष में, 2 वर्ष से ज़्यादा का समय था और 3 साल से कम। कितना था? 2 वर्ष और कितना था? 2 वर्ष 11 माह था और 18 दिन थे। इतना टाइम लगा था इसको बनने में। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ये आपसे, ये समझ लीजिए, एक बहुत अच्छे लेवल के मतलब बहुत अच्छे पेपर जो होगा उसके लेवल के क्वेश्चन का है ये। उसमें ये पूछा जा सकता है, जैसे आप लोअर पीसीएस वगैरह जो है इसमें ये पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को पद्मश्री को प्रारंभ किया था। तो ये किस में होता है? अनुच्छेद 18 में। किस में होता है दोस्तों? अनुच्छेद 18। यहाँ पे आपको इसके वर्ग नहीं दे रखे हैं, वरना अनुच्छेद 18 का एक, ये उसके अंतर्गत जो है कि जो उपाधियों का अंत 18 1, हाँ सही है, 18 में जो है ये था कि भारत सरकार जो है वो भारत रत्न और पद्मश्री दे सकती है, लेकिन जो 18(1) है उसके तहत क्या है कि जैसे आपको राज्य है, सेना है, या विद्या संबंधी या किसी सम्मान के अतिरिक्त जो है आप कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकेंगे। जैसे आपको कोई मान लीजिए शिक्षा संबंधी मिल गई, जैसे डॉक्टरेट मिल गई, अब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने पीएचडी कर ली तो अब डॉक्टरेट हो गए, तो आप क्या करेंगे, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं कि डॉक्टर फलाने सिंह, डॉक्टर ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे राज्य में अब आपको लेफ्टिनेंट बन गए, तो लेफ्टिनेंट प्रमोद सिंह, लेफ्टिनेंट अजय सिंह, तो इस तरीके से हो सकता है। तब आप उनकी उपाधियों को अपने के नाम के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे भारत रत्न, ये आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म, जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, आप अपने नाम के साथ इन उपाधियों को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत जो है वो ब्रह्मानंद, जो साउथ का कॉमेडियन है, उसको पद्मश्री मिला हुआ था, तो वो अपनी मूवी में कई बार उन्होंने ये कहा कि पद्मश्री ब्रह्मानंद, पद्मश्री ब्रह्मानंद, तो उन्होंने अपने नाम के साथ उसको एडिट कर लिया था, लगा लिया था, तो वो बोलते थे हर जगह पे, तो इसीलिए उनसे पद्मश्री वापस ले लिया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अच्छा भाई, देखिए, गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर और कुलेर, तो यहाँ पे जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो एक तो ये किन्नौर है, ठीक है। किन्नौर जो है, ये किन्नौर कहाँ पड़ेगा? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, और ये हिमाचल प्रदेश से मतलब हिमाचल प्रदेश में जो है एक ज़िला है जो कि इसकी जो सीमा लगी हुई है वो तिब्बत से लगी हुई है। तो ये तिब्बत जो है बाहर दूसरा देश हो गया। वैसे देखा जाए तो गोरखपुर की भी सीमा नेपाल से लगी हुई है, ठीक है। तो कहने को तो हम लोग वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर सही माना गया था आयोग के द्वारा वो किन्नौर ही माना गया था। चलिए, परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहा जाता है? और मतलब
मृदा को और क्या कहते हैं? अच्छा, परिक्षेत्रीय मृदा जो होती है उसको और क्या कहते हैं? तो ड्रिफ्ट मृदा, एल्यूवियल मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा या उपयुक्त तो सभी। तो दोस्तों इसको ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं। चलिए, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? अच्छा, इस खैर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था। चलिए, 3 ट्रिलियन और 400 बिलियन, 422 बिलियन, कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है दोस्तों। 3 ट्रिलियन जो हैं वो ग्रह पर वृक्ष उपलब्ध हैं। जब ये 2018 की बात है, 2018 का पेपर है, तो ये 2018 के लिए पूछा जा रहा है। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? देखिए, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो दोस्तों ये जो इसने कहा 1 घंटे के समयांतर पर देशांतरी दूरी कितनी होती है, तो कुछ नहीं, पूरी पृथ्वी एक बार में चक्कर लगाती है, 360 डिग्री घूम जाती है पूरा। और कितनी देर में घूम जाती है? 24 घंटे में घूम जाती है। तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 एकम 24 और बचेगा 12, 24 पंचे 120, तो यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा। ये लीजिए भाई, आपका आंसर जो है 15 डिग्री आ गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? चलिए भाई देखिए, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। चलिए देखिए क्या क्या है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 2। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला और दूसरा दे रखा है, यानी कि अनुसूची 1 और 2, इसी में ये प्रावधान दिया गया है कि मतलब जो 1972 के अनुसार जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जब आया था, तो उसमें निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। अगर आप किसी मतलब ऐसे जानवर को मारते हो, कोई भी जानवर को मारते हो, तो उसके लिए कई तरीके के नियम हैं, कई तरीके के मतलब अलग अलग हैं। जैसे आप हिरन को मारते हो तो उसके लिए, जैसे अब सलमान खान भी इसीलिए फंसे हैं। तो क्या है कि हर जानवर के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो आप ऐसे किसी भी जानवर को ऐसे नहीं मार सकते। और कई बार आपने धोखे से भी किसी ऐसे जानवर को मार दिया जो विलुप्त प्राय है या विलुप्त होने की कगार पे है, इस तरीके से, तो आप फंस जाओगे। चलिए, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? स्पेंगलर, जी मार्कोनी, माइकल फैराडे और वॉल्ट हंट। तो दोस्तों किसने की थी इसकी खोज, ट्रांसफार्मर की? तो माइकल फैराडे ने की थी। चलिए, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, किसमें नापी जाती है? तो रेडियो धर्मिता गीगर मूलर काउंटर या पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर या बैरोमीटर। तो दोस्तों किससे नापी जाती है? रेडियो धर्मिता नापी जाती है, तो ये गीगर मूलर काउंटर, ये इससे नापी जाती है। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है। अच्छा, 90% से अधिक रहता है, क्या रहता है? ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो, अगर खाना पकाने की गैस जब होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? उसमें ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, जैसे जिसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो ब्यूटेन की होती है। चलिए, विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए भाई बताइए, विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी कि H2SO4 को। H2SO4, ये इसको कहा जाता है। चलिए, लिखा हुआ है टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? देखो, अंतरीय जस से, जठरस से, लार से या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो देखो, जो टाइलिन होती है ये हमारी लार में पाया जाता है। जो टाइलिन एंजाइम जो होता है ये हमारी लार में पाया जाता है। ठीक है, ये मतलब मतलब इंसानों में तो सभी में पाया जाता है, और कुछ जंतु मतलब कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें ये लार ग्रंथियों में पाया जाता है। ठीक है, यही स्टार्च जो होता है शुगर में परिवर्तित कर देता है। जो यह स्टार्च को जो है मतलब ये जो टाइलिन एंजाइम है यही स्टार्च को जो है शुगर में परिवर्तित कर देता है। चलिए, फिर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? अच्छा, पहले वहाँ पे निशानी नहीं लगाया है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन और इंसुलिन। देखो, ऑक्सीजन और जो आपका इंसुलिन है इसको तो आप हटा दीजिए। ठीक, अब आते हैं एस्ट्रोजन और एंड्रोजन को। तो एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं में पाया जाता है। किसमें, कहाँ पाया जाता है? ये महिलाओं में पाया जाता है।
इसी को जो है नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारी विकास हार्मोन। ठीक है, नारी विकास हार्मोन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? एस्ट्रोजन को कहते हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन से मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है? नकदी और खाद दोनों फसलों की साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित खेती, जब आप पशुपालन के साथ साथ खेती करते हैं तो उसी को मिश्रित खेती कहा जाता है। चलिए 71 देखिए, 71 में लिखा है पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? अच्छा, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये कथन किसका है? चलिए देखिए, रॉबर्टसन, जेबीसी, कीन्स या मार्शल। तो दोस्तों ये जो मतलब जो पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, कथन किसका है? तो ये किसका हो जाएगा? जे बी से। कौन? जे बी से। इनका नाम था जॉन बेपिस्टे से, और ये से मतलब SAY से हैं, ये जॉन बेपिस्टे से नाम था इनका। चलिए लास्ट के ये 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत रविदास नगर। अच्छा, सबसे कम क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है संत रविदास नगर का है दोस्तों। किसका है? संत रविदास नगर का। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1015 स्क्वायर किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1015 स्क्वायर किलोमीटर, काफी कम है। चलिए, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज कर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? तो दोस्तों ये किसने आरंभ की थी? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले आरंभ की थी। ठीक है, इसी ने जो है किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष कर जो है लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की थी। फिर देखिए, ये 2018 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2018 का पेपर है तो 2018 का ही क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है एशिया कप 2018 के फाइनल मुकाबले ने भारत को किसको हराकर 7वीं बार एशिया कप जीता था? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो दोस्तों आपको मैं मैच भी याद करा देता हूँ। ये वही मैच था जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था, जब धोनी ने पीछे पांड्या की गेंद पे बहुत तेज़ी से भागते हुए आके स्टंप पे रन आउट कर दिया था। ठीक है, तो ये वही वाला मैच था। ये नहीं, लेकिन वो तो T20 में हुआ था। अच्छा, ये एशिया कप की, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि वो T20 का मैच था या एशिया कप का, लेकिन वो फाइनल था और फाइनल में इंडिया ने हराया था उसको, बांग्लादेश को। चलिए लिखा हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? अब देखिए 2018 की बात कर रहा है तो 2018 से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये सारे के सारे इंडेक्स जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स जो हैं सारे के सारे आपको अभी पेपर में आ सकते हैं, आपका 1 नंबर आपको दिला सकते हैं। तो अभी पेपर से पहले मैं सारे के सारे इंडेक्स आपको दे दूंगा, और जहाँ तक 2-4 दिनों में उसकी PDF भी तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको ये प्रोवाइड कराता हूँ। तो 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो ये 103वां स्थान था। चलिए दोस्तों देखिए, आज की हमारी जो 50 क्वेश्चंस की क्लास थी, जिसमें इंग्लिश के 25 और GS के भी 25 क्वेश्चन थे, जो कि आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।